हाय स्टूडेंट्स। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट लेक्चर में आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप अगर हमें भेज देंगे तो उसके ऊपर भी एक प्यारा सा वीडियो बना के, एक नॉलेजफुल वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। आज की इस वीडियो में लास्ट के दो टॉपिक डिस्कस करने हैं जो बचे हुए हैं। एक को तो बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन। मैं डिस्कस करूंगा आज आपकी इस वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, तो जो ये स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इट डिपेंड्स अपॉन इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द एसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक, एसोसिएशन कांस्टेंट मतलब लिगेंड और मेटल एक दूसरे के साथ जब ज्वाइंट होती हैं तो वो एसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर उसी को बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट ना। फॉर्मेशन ये होता क्या है, मेरे पास कोई एक मेटल है जिसके ऊपर प्लस एन चार्ज है, उसके लिए मैं एन लिगेंड्स लेता हूं। ठीक, तो मेरा कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, एम एल एन। क्या बनेगा, एम एल एन। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसके लिए जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम में करते थे, इसका जो एसोसिएशन कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, एम एल एन अपॉन एम प्लस एम पे पावर प्लस एन और एल पे पावर एन। यही होता है ना। तो इस तरीके से होगा। तो ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एसोसिएशन और फॉर्मेशन कांस्टेंट, more is the stability, more is the stability। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, जितनी कम होगी उतनी। अच्छा, मैं बात करूं एक एग्जांपल, Cu2 प्लस NH3, 4NH3 क्या बनाया, CuNH3 का होल 4। तो इसके लिए जो K की वैल्यू होती है CuNH3 के लिए जो K की वैल्यू होती है वो होती है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2। और अगर इसी को मैं Cn के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, ठीक, 4Cn माइनस, तो क्या बनाएगा, Cn का होल 4 2 माइनस। इसके लिए जो K की वैल्यू होगी वो 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2 समथिंग होगी। सॉरी, यहाँ पे होगा 11, यहाँ पे होगा 12। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, Cn वाला होगा। तो ये होगा 27। तो यहाँ पे K की वैल्यू ज्यादा किसकी है, Cn में। तो CuCN4 और CuNH3 में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, CuCN का होल 4। ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें K की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, ये आप नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे जब मैं चलूंगा
तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स है वो कई स्टेप में जाके बनता है, कई स्टेप में जाके बनता है, तो उसको कैसे देखेंगे हम लोग ना। यहाँ पर एक हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मेरे पास एक है, एक लिगेंड मैंने जोड़ा तो ml बना, इसके लिए k की वैल्यू क्या होगी, ml अपॉन ml K1। अब जो ये ml है ये फर्दर एक l से कंबाइंड हो जाता है तो ml2, तो K2 की वैल्यू क्या होगी, ml2 अपॉन ml इंटू l। फिर ये ml2 जो कॉम्प्लेक्स है एक लिगेंड और से जुड़ता है तो ml3 बना लेता है, तो K3 इक्वल्स टू ml3 ml2 और l। इसी तरीके से फर्दर अगर ml3 एक लिगेंड और जुड़ता है तो क्या बना लेगा, ml4, K4 इक्वल्स टू ml4 ml3 और l। ठीक, इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बनते चले जाएंगे। तो जब मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालूंगा ना, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो क्या होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। इस ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 4 है, 4 स्टेप है 4, अगर n स्टेप तक जाना है तो n K1 इंटू K2 इंटू K3 डॉट 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 Kn। ठीक है, आप लास्ट तक चले जाइए इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, बीटा एन। अब यहाँ पे एक आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में इस पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है इंडेक्स में, डिसोसिएशन dissociation constant. Dissociation constant is a reciprocal of overall constant, that is means beta n। तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें निकालना क्या होगा, अगर आपको ओवरऑल कांस्टेंट दिया है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए बोल रहा है तो आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू रख के निकाल लीजिए। अच्छा, इतना निकाल लेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम आएगी। डिनोमिनेटर में ये है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम आएगी, उस केस में कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट greater is the stability and larger the value of dissociation constant smaller is the stability। ये लाइन नोट कर लीजिएगा, ये इतनी बात यहाँ पे आपकी, ये आपको याद करना है। ठीक, ओके। अब एक आखिरी टॉपिक बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल कार्बोनिल ना। मेटल कार्बोनिल एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड है। मेटल कार्बोनिल वो है जहां पर हमें ट्रांजिशन मेटल के साथ ऑर्गेनिक, मतलब कार्बन और मेटल के बीच में, ग्रीक नाइट्रोजन में ऐसा हुआ था, और यहाँ पर एक मॉन्ड साइंटिस्ट थे। ठीक है, मॉन्ड ने किसकी डिस्कवरी की, मेटल कार्बोनिल की। ठीक, मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, कोई मेटल हो गया CON, इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। हमने ढेर सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं, जैसे
NiCO का होल 4। ठीक, इसका स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगा। NiCO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? हाँ जी, बताइए इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? हमें बताना होगा तो हम तो तुरंत बता देंगे। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ठीक, FeCO का होल 5, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ये हो गया Fe ट्राइगोनल और ये बाइपिरामिडल, इस तरीके से। ऐसे कई मेटल कार्बोनिल्स हैं जो आपके बुक में दिए होंगे। एक मैं आपको लिख देता हूं, इसमें 2 सेंट्रल मेटल Mn2CO12, तो ये Mn, ये Mn। अब इसमें मुझे क्या जोड़ना है? CO। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 CO10। ऐसे इसमें भी जुड़ जाएंगे। ठीक, इस तरीके से इसमें 2 सेंट्रल एटम हैं। तो ये मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। इनका बहुत यूज है, ढेर सारे रिएक्शंस में यूज होते हैं। एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, कई कंपाउंड की सिंथेसिस इनसे शुरू होती है। तो ये होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग जब एमएससी कर रहे थे तो हम लोगों ने एक पेपर हमारे में था OTMC, ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। तो ये वही है OTMC, ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब आपको यहाँ पे ये पढ़ना इसलिए है, ये तो आप कर लेंगे, ये स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड, द मेटल कंपाउंड फॉर्म बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप एंड द मेटल। हमें पढ़ना है मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, जो हमें सबसे स्पेशली पूछा जाता है। मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग जनरली कहा जाता है कि द मेटल कार्बोनिल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर बॉन्ड्स। जैसे कोई Cl के साथ कंपाउंड बना रहा है और कार्बोनिल की, तो कार्बोनिल वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ऐसा क्यों ना? तो मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग आर मोर स्टेबल। जो मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग है वो मोर स्टेबल होती है देन द अदर मोनोडेंटेट लिगेंड। अदर मोनोडेंटेट लिगेंड से वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? तो मेटल कार्बोनिल में क्या होता है, जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक, इसके पास इस ऑर्बिटल में लोन पेयर होते हैं और इसके 2 ऑर्बिटल इस तरीके से। ये जब इसका हम लोग MOT बनाएंगे, इसका क्या फॉर्म करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब इसकी हम लोग बनाएंगे तो उसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होते हैं पाई स्टार 2p ऑर्बिटल्स, और एक हो जाता है पाई स्टार 2px ऑर्बिटल। ठीक, इस तरीके से जो मेटल होता है, मेटल में 2 बॉन्ड इस तरीके से, हाँ जी, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल है मेटल के। तो होता क्या है, तो होता क्या है कि ये तो इनसे डोनेट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स बिटवीन मेटल एंड कार्बन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन इनको, तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस। लेकिन जब इनके इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो ये इसको डोनेट करके यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन,
पहला सिग्मा बन गया तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई। ये बैक बॉन्डिंग करते हैं, दैट मीन्स मेटल एंड कार्बोनिल के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों, एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं बैक बॉन्डिंग होती है, और या दूसरा सिनर्जिक इफेक्ट मिलता है। सिनर्जिक इफेक्ट, इससे एक दूसरे को ऐसे जकड़ लेते हैं ये, इस वजह से भी मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर बॉन्ड्स। तो आप क्या कहेंगे कि when metal carbonyl bond formation takes place, the lone pair from the carbon donated into the metal which form sigma bond, but at the same time the metal donate their electron or overlap with the anti-bonding pi orbitals of the carbon which are vacant, वो vacant खाली होते हैं, और उसमें they donate their electron or overlap with them and form a back bond, pi bond और back bond, उसको back bonding भी बोलते हैं। Due to this a synergic effect is arise, that's why the metal carbonyl bond is stronger than the other monodentate ligands। तो ये आपको इतनी तैयारी करनी है इस चैप्टर में, तो ये आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक। इसके ऊपर अगर आपको जरूरत होगी तो कुछ क्वेश्चंस आप भेजिएगा, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये चैप्टर हो गया है, जितनी मोटी और जितनी अच्छी अच्छी बातें थी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ऐसा देखिएगा कि क्या छूटा हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको करने हैं, ठीक। थैंक यू। अगली वीडियो में अगले जो वीडियोस जाएंगी वो आपकी सॉलिड स्टेट की वीडियोस जाएंगी, अब उनकी बारे में हम बात करेंगे।